हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर लाइक एग्ज़ाम सामने आ रहा है आप लोग का एंड बहुत सारे इमोशंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे। एग्ज़ाम होगा तो क्या होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्या होगा। सो आई पर्सनली फील दैट कि आप लोगों का इन चीज़ों पे ध्यान होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कंट्रोल तो कर नहीं सकते। आपका किस चीज़ पे कंट्रोल है? आपका कंट्रोल है आपकी पढ़ाई पे। तो आप डेडिकेटेड तरीके से अपने पढ़ाई पे फोकस करो। एग्ज़ाम होगा तो हम अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो हम अगली बार एग्ज़ाम देंगे। सो जिन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। ओके, नाउ द मेन पॉइंट कि वाई आई एम हियर टुडे टू टीच यू थ्योरी। Actually, quite a few days I have been receiving a lot of messages from the students that कि मैम आप थियोरी थोड़ा सा रिवाइज करा दो, हमें थोड़ी थियोरी प्रिपेयर करवा दो। तो आई थॉट क्वाइट अ लॉट हाउ टू गो अबाउट इट। तो मेरे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता मेरे पास में ये था कि मैं जितनी भी जो थियोरी है, मैं न्यू कोर्स की बात कर रही हूँ, 130 150 रफली क्वेश्चंस हैं जो लास्ट 2.5 ईयर्स में आए हैं, आरटीपी में, एमटीपी में, एग्जाम पेपर्स में। तो वो सारा थोड़ा थोड़ा ब्रशअप करूँ आपको मैं। दूसरा तरीका यह है कि मैं वो 2-3 चैप्टर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सी व्हेन आई से इंपॉर्टेंट तो फ्रीक्वेंसी हिस्टोरिकली ज़्यादा दिखी है, ये बात है। तो 3 chapters which I found was very frequent in all the RTPs, MTPs and exam papers were securitization, startup finance and risk management. Okay, मतलब इन तीनों में से मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ the probability of 2 questions coming from these 3 chapters would be very high. तो मेरे पास ये दूसरा रास्ता था कि मैं आपको ये 2-3 चैप्टर इतनी अच्छे से प्रिपेयर करा दूं कि एग्जाम में अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, ओके, एंड ऑन द हिस्टोरिकल बेसिस जो क्वेश्चंस आए हैं आप शॉर्ट लिख पाओ, बिकॉज समझ में आ जाएगा पॉसिबली, बट वहां पे वो पॉइंट्स याद आने चाहिए। ओके, तो इसमें भी 2 तरीके हैं, या तो हम पूरा मगअप कर लें, ओके, और दूसरा तरीका यह है कि उसको कॉन्सेप्चुअली आप पूरी तरह से उस प्रोसेस को, उस एक्टिविटी को आप समझो और उसके बाद आप वो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। तो इफ आई शो यू समथिंग, this is the frequency of the questions. The topic which I am going to deal is securitization, that you could have seen in the heading also. Okay, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है गाइस, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप देख सकते हो कि पूरी मैपिंग के हिसाब से कब कब कौन कौन सा क्वेश्चन आया है पेपर में। मैंने एक बात ये नोटिस करी है दैट ये जो भी क्वेश्चंस हैं आपके मॉड्यूल से बाहर नहीं है। आपका जो आईसीआई मॉड्यूल है, दे हैव नॉट आस्क्ड अ सिंगल क्वेश्चन आउटसाइड दैट। नाउ द पॉइंट इज दैट, ये हम सब जानते हैं, इस पे अपन डिस्कस ना करें तो बेहतर होगा, कि लैंग्वेज हमें थोड़ी सी मॉड्यूल की लिखनी पड़ेगी। इसका ये मतलब तो नहीं आई विल हैव टू मग अप द होल मॉड्यूल, आई कैन नॉट मग अप द होल मॉड्यूल, इट इज नॉट पॉसिबल। ये मैं कैसे कर पाऊंगी, आप कैसे कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप वो कीवर्ड्स उस क्वेश्चन के अंदर जो यूज करना है, इफ यू कुड रिमेंबर, इफ यू कुड रिटेन एंड रिप्रोड्यूस इन द एग्जाम एंड अंडरलाइन देम प्रॉपरली, तो मुझे लगता है मार्क्स नहीं कटने चाहिए। सी, एक बात तो पक्की बात है, पढ़ना भी है और नंबर भी लाना है। तो जिस तरीके से नंबर आएंगे वो वाली जो चीज़ है वो इग्नोर तो नहीं करा जा सकता है। तो मैंने क्या सोचा है दैट ये जो टॉपिक है आपका सिक्योरिटाइजेशन का, ये प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई वुड नॉट वांट यू दैट कि आपको पता भी नहीं है और आपने सिर्फ क्वेश्चंस याद कर लिए। ओके, तो पूरा प्रोसेस क्या होता है, हु आर द पीपल इन्वॉल्व, क्यों होता है, इंडिया में क्या सिचुएशन एंड ऑल दैट, वो सारा प्रॉपरली आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करती हूँ 5 मिनट 7 मिनट्स लगा करके, एंड उसके बाद वी कैन डील विथ वन बाय वन विथ ऑल द क्वेश्चंस। एक्चुअली यहाँ पे आप देखो तो 11 क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, बट मुझे लगता है कि सब मिला करके 7-8 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट बना रखी है, पूरे चैप्टर को बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर रखा है। सो आई विल डिस्कस, मुझे लगता है वो जो मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी 50% आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें से ही हो जाएगी, लेकिन वो इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होगी, इनफॉर्मल लैंग्वेज उसमें आएगी। एग्जाम में लिखने के लिए लैंग्वेज फॉर्मल होनी चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके,
व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन? ओके, मैं आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के हिसाब से समझाती हूँ। पहले क्या होता था, मान लो कि कोई एक बैंक है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ पूरा कॉन्सेप्ट आपको। कोई एक बैंक है, ओके, तो मान लो कि ये एक बैंक है। तो बैंक का बिजनेस क्या है? बैंक का बिजनेस है सरप्लस वाले लोगों से पैसे लेने और डेफिसिट वाले लोगों पे को पैसे देने, तो अगर किसी आदमी के पास में कोई सरप्लस अमाउंट है, ये सरप्लस हो गया। ट्रेडिशनली द बैंक्स हैव बीन इन दिस बिजनेस ओनली। सो द बैंक विल पॉसिबली टेक, अज्यूम करो, 100 crore rupees from the surplus department, okay, and this will start paying suppose 6% to these surplus people or investors you can say। आप एफडी बनाते हो ना, वही सरप्लस तो हो गया वो। और यहाँ पे एक कैटेगरी ऑफ लोग हैं जिनको पैसे चाहिए। तो जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपको सिक्योरिटाइजेशन, तो आप ये ध्यान रखना कि इसकी शुरुआत इट वाज स्टार्टेड विथ रेसिडेंशियल मॉर्गेजेस और होम लोन्स, ओके, वहां से शुरुआत हुई थी। ग्रेजुअली दिस कॉन्सेप्ट वाज एक्सटेंडेड टू अदर एसेट्स ऑफ द बैंक्स ऑल्सो, ओके। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो अपने को मॉर्गेज वाली जो कॉन्सेप्ट है वहां से लेना पड़ेगा, तो आपको बहुत अच्छा समझ जाएगा। तो सपोज करो कि बहुत सारे लोगों ने घर खरीदने के लिए लोन लिया, ओके, सो एवरीबडी इज पॉसिबली टेकिंग लाइक 1 crore लोन। तो ऐसे 100 लोग हो गए, 100 लोगों को 1 crore का बैंक ने लोन दिया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, दिस पीपल आर पेइंग इंटरेस्ट to the bank. Suppose I've drawn only 3, but they are suppose 100 in number. Everybody has got 1 crore loan from the bank and everybody is paying suppose 10% to the bank. 10%, 10%, everybody is paying 10% only. So the bank is earning 10% on these loans of 100 crore and it has to pay only 6%. The bank is making a margin of 4% in between. This was the traditional business of the bank. This is the traditional business of the bank. This will be the traditional business of the bank. बैंक का यही काम है। बैंक कम रेट में पैसे को लेता है और ज्यादा रेट में डिप्लॉय करता है, बीच में अपने लिए मार्जिन बनाता है। मार्जिन बनाना बैंक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना बैंक सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड देयर आर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड देयर इज अ रेगुलेटर ऑल्सो लाइक आरबीआई हु ओवरसीज ऑल दिस थिंग्स विद इन एनी इकोनॉमी। जो भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होगा वो इन चीजों को प्रॉपरली ओवरव्यू करता है। इंडिया में आरबीआई है। ये ट्रेडिशनल बिजनेस था, बैंक का ये बिजनेस प्रॉपरली चल रहा था। बैंक के पास मार्जिन इतनी अच्छी होती थी कि अगर डिफॉल्ट करे तो वो बेयर भी कर पाए। और एक बात कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब आप होम लोन, अगर बैंक से आप लोन लोगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बैंक के पास मॉर्गेज रहती है। अगर आपने अपने पैसों का डिफॉल्ट किया पेमेंट के लिए तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को फोरफीट कर लेगी और मार्केट में जाकर के उसकी नीलामी करके पैसे निकाल लेंगे। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो बैंक के पास कोलेटरल भी है, तो बैंक को कोई लॉस होने नहीं वाला है। थोड़ा डिस्काउंटिंग में बिकता है वो प्रॉपर्टी, बट ऐसा नहीं कि बैंक को नुकसान लगने वाला है। बैंक अपना प्रिंसिपल कंपोनेंट तो निकाल ही लेगा अच्छे से, ओके। उस लाइन पे डिस्कशन नहीं लेके जा रहे हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रेजुअली जैसे जैसे समय थोड़ा एडवांस हुआ, ये जो ट्रेडिशनल मॉडल था ना, ये थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो ये था कभी ट्रेडिशनली, this model used to prevail traditionally. अभी ग्रेजुअली इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आज ये नहीं होता, अभी भी यही चलता है। बट एक बहुत सारे काइंड ऑफ फाइनेंशियली इंजीनियर्ड एक्टिविटीज, मेथड्स वगैरह सब मार्केट के अंदर में आ गए, ओके। तो अभी आप देखो कि यहां पे क्या हुआ समय के साथ कि बैंक वहां पे ही है। देयर इज अ बैंक विच इज ऑलरेडी देयर, पहले भी था अभी भी है, करेक्ट। और सेम इन लोगों ने होम लोन्स दे रखे हैं, करेक्ट। सपोज वही 100 करोड़ के लोन इन्होंने दे रखा है, बहुत सारे 100 करोड़, एंड एवरीबडी इज पेइंग हाउ मच, अगेन 10% ओनली टू द बैंक। दिस हैज नॉट चेंज्ड बिकॉज अल्टीमेटली आज भी हम बैंक के पास जाते हैं और हम लोन लेते हैं और ब्याज देते हैं, वी पे आवर EMIs, ओके। सो द बैंक इज charging us interest and we are paying them regularly. That is the income of the bank. The interest component is the income of the bank. Okay, ये वापस से हम 10% देते जा रहे हैं, ओके। लेकिन इस बार पैसा
ये सरप्लस वाला पार्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा वो सुनो। बैंक के पास में 100 करोड़ वर्थ ऑफ एसेट बुक्स में है जो उन्होंने लोन में दे रखा है। ये लोग किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को क्यों करते हैं, ये सब में मैं नहीं जा रही, ये बहुत डिटेल्ड अफेयर होगा, तो अपने फिर चैप्टर में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ओके, तो किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को बोलते हैं कि आप मुझे 100 करोड़ दे दो। इसने बोला ठीक है दे देते हैं, इसने इसको 100 करोड़ दे दिया, करेक्ट। और जो ये बैंक के पास में 100 करोड़ की बुक थी वो इन्वेस्टमेंट बैंक को ट्रांसफर हो गई। सुनना ध्यान से, बैंक ने इन्वेस्टमेंट बैंक से 100 करोड़ रुपीस ले लिए और उनके पास जो ये होम लोन के राइट्स था, ये जो एसेट था इनकी बुक्स में, वो ट्रांसफर कर दिया इन्वेस्टमेंट बैंक को। इन्वेस्टमेंट बैंक ने क्या किया कि एक यहां पे स्पेशल पर्पस व्हीकल, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल पर्पस व्हीकल, इट कैन बी अ कंपनी लाइक, ओके, इसको बोला कि भाई तू मेरे को 100 करोड़ रुपया दे दे। स्पेशल पर्पस व्हीकल इसी पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है, पहले से था नहीं। इन्वेस्टमेंट बैंक ने स्पेशल पर्पस व्हीकल इस पर्पस के लिए ही क्रिएट किया है कि वो 100 करोड़ रुपीस रेज कर पाए। स्पेशल पर्पस व्हीकल ने 100 करोड़ इसको दे दिया। अब आप ये बात नहीं समझे कि ये जो 10% बैंक को मिल रहा था ना, अब ये बैंक को 10% नहीं मिलेगा। अब ये सारे पैसे जो 10% है ये स्पेशल पर्पस व्हीकल को मिलेगा, बिकॉज स्पेशल पर्पस व्हीकल इज द ओनर ऑफ दैट एसेट नाउ ऑन द बुक्स, द बैंक इज नॉट द ओनर। ओके, आई एम टेकिंग अ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन गाइज। ऐसा कभी नहीं होगा स्पेशल पर्पस व्हीकल इसको 100 करोड़ देगा, ये भी इसको 100 करोड़ देगा, यानी बीच में क्या कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं हो रही है? हो रही है, वरना कोई भी इस एक्टिविटी में एंटर ही नहीं करेगा। सबको थोड़ा थोड़ा कमाना है, लेकिन अगर वो चीजें मैं इनकॉर्पोरेट करूंगी तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और वो हमें नहीं करना, राइट। ये इसको अब 10% देगा, बैंक को नहीं देगा, बिकॉज दैट इज द ओनर नाउ। ओके, तो यहां पे ये 10% होगा। इसमें भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगी आगे जाकर के। स्पेशल पर्पस व्हीकल ने क्या किया, उस लोन को, उस एसेट पूल को ट्रांचिंग कर दी। ट्रांच 1, T1, T2 एंड T3। ओके, और ट्रांचिंग करके उसको मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। सपोज करो कि T1 में, मैं बता रही हूं, 2 मिनट दो मुझे। T1 में सपोज करो 300 नहीं 30 करोड़, सपोज दिस इज लाइक 50 करोड़ एंड दिस इज लाइक 20 करोड़, करेक्ट है। ट्रांचिंग कर दी और उसकी सिक्योरिटीज बना करके मार्केट में सेल कर दिया। तो क्या हुआ, ट्रांचिंग क्यों करी? बिकॉज ये जो लोग हैं, ये जो 3 लोग हैं, मैंने जानबूझ के इधर भी 3 लिया और इधर भी 3 लिया, बिकॉज मैंने 3 ही ट्रांच बनाए हैं। ये जो 3 लोग हैं, आपको क्या लगता है इन सबकी क्रेडिबिलिटी बराबर है? ये सब क्या हमेशा प्रॉपरली अपना ब्याज और EMI देते होंगे? नहीं। एक होगा जो कि हाईली क्रेडिबल होगा, मतलब वो कभी भी अपने EMI पे फेल नहीं करता। दूसरा है उसकी भी क्रेडिबिलिटी हाई है, लेकिन फर्स्ट वाले की जितनी नहीं है। और थर्ड वाला ऐसा है जो डिफॉल्ट भी कर सकता है। तो 3 रिस्क कैटेगरीज हो गई। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दीज पीपल, ऑन द बेसिस ऑफ द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द home loan asset pool, on the basis of credit quality of the home loan asset pool, we divide the whole pool into 3 different categories: T1, tranche 1, tranche 2 and tranche 3 in my example. Okay, अब tranche 1 में सिक्योरिटीज जो बनाएंगे, सपोज करो कि 30 करोड़ है, तो 30 करोड़ को आप सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दो और मार्केट में आप सेल कर दो। जो भी आदमी वो सिक्योरिटी खरीदेगा उसकी जो रिस्क होगी वो सबसे कम होगी, लेकिन रिटर्न भी सबसे कम होगा। ओके, उसके बाद T2 वाला जो इन्वेस्टर खरीदेगा उसकी जो रिस्क और रिटर्न होगी वो मीडियम होगी। T1 से रिस्क ज्यादा होगा लेकिन रिटर्न भी ज्यादा होगा। सबसे हाई रिस्क कैटेगरी में जो बंदा होगा उसकी रिस्क सबसे ज्यादा होगी और रिटर्न्स भी सबसे ज्यादा होगा। लेकिन हाउ विल इट ऑपरेट, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन नाउ। जब इधर से इधर से जब से हाईएस्ट
क्रेडिबिलिटी वाला बंदा जब सबसे पहले यहाँ से ईएमआईज और पैसे आएंगे तो सबसे पहले जाएगा T1 में, बिकॉज उसको रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके बाद जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगा तो दूसरे वाले को मिलेगा, और उसके बाद अगर तीसरे वाले ने पेमेंट करी या कम किया, ज़्यादा किया, जो भी हुआ, तो वो T3 को जाएगा। तो आप बोलोगे मैम क्यों कोई कम रिस्क वाले पेपर खरीदेगा? मार्केट में सारे इन्वेस्टर्स एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि मुझे रिटर्न्स बहुत हाई चाहिए, लेकिन मुझे उसके लिए रिस्क भी आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। कुछ लोग बैलेंस्ड होते हैं, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न। कुछ लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। तो डिपेंडिंग ऑन दैट दीज थिंग्स आर लाइक दिस मैकेनिज्म इज प्रिपेयर्ड एक्चुअली। ट्रांचिंग और भी ज़्यादा करी जा सकती है। एंड हु आर द इन्वेस्टर्स? देर आर भर भर के इन्वेस्टर्स मार्केट में होते हैं। द इंश्योरेंस कंपनीज, द म्यूचुअल फंड्स, देन द पेंशन फंड्स एंड हेज फंड, ये सारे जो होते हैं वो सारे इन्वेस्ट करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैंने जब एग्जाम्पल बोला आपको, इसमें सबसे कम रिस्क कौन लेगा? पेंशन फंड, बिकॉज लोगों का पैसा पेंशन का पैसा है, तो ऑब्वियस सी बात है उन पैसों में बिल्कुल रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो उन पैसों को अगर इन पेपर्स में इन्वेस्ट करना होगा तो आप किस में इन्वेस्ट करोगे? आप T1 में इन्वेस्ट करोगे। जो हेज फंड्स होंगे वो किस में इन्वेस्ट करेंगे? वो T3 में इन्वेस्ट करेंगे। वैसे भी डर नहीं है इतना ज़्यादा। क्यों बताऊं आपको मैं? क्योंकि कोलेटरल का बैकअप है, प्रॉपर्टी का बैकअप है। अगर ये बंदा पैसा नहीं देता है, कौन? सपोज मैं इसको बोलती हूँ, ये पैसा नहीं देगा तो इसकी प्रॉपर्टी को फोरफीट करके मार्केट में सेल कर देंगे और उस पैसों से पेमेंट हो जाएगी। बट different securities of different risk return profiles are structured to meet the investor's requirement. They can be customized as per the risk return requirement of the people in the market. तो कैसे मूवमेंट हुआ? इन लोगों से, इन्वेस्टर से ये पैसे लिए गए, वो एसपीवी को मिला, एसपीवी ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को ट्रांसफर किया और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने बैंक को ट्रांसफर कर दिया। बात खत्म हो गई। ये पूरा का पूरा होम लोन जो था बुक्स में, किसके? बैंक। बैंक को पता है क्या बोलते हैं? ओरिजिनेटर। इट इज द ओरिजिनेटर ऑफ द होल प्रोसेस। ओके, ओरिजिनेटर को पैसे मिल गए, खत्म हो गए, बैंक की स्टोरी खत्म हो गई, ओरिजिनेटर की स्टोरी खत्म हो गई। देखो मैं सिंपल में बोल रही, स्टोरी खत्म हो गई। उसके बाद डिपेंड करता है कि किस तरह की वर्किंग करी गई है, रिकोर्स के साथ है कि नॉन रिकोर्स के साथ में है। तो ऐसे इतना सिंपल नहीं होता है। दिस इज अ ब्रॉड स्टोरी फॉर यू एक्चुअली। ओके, और ये जो ब्याज बैंक रिसीव कर रहा था, ये ब्याज अब एसपीवी को जाएगा और एसपीवी इन्वेस्टर्स को जो भी प्रॉमिस किया है उसके हिसाब से उनको पेमेंट होता रहेगा। इसमें सबको फायदा है, सबको फायदा है इस पूरे प्रोसेस के अंदर में। ये जो मैंने आपको बोला ना 30 + 50 + 20, 100 का 100 ही पास ऑन करवा रही हूँ। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि मैं 110 रेस करूँ इन्वेस्टर्स से। 110 रेस करेंगे, एसपीवी के पास जाएगा, एसपीवी इन्वेस्टमेंट बैंक को देगा 110 करोड़ रुपए और 110 करोड़ रुपए में से 105 करोड़ रुपए बैंक को मिलेंगे। तो बीच में हर किसी ने थोड़ा थोड़ा कमाया है एक्चुअली। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ये तो कभी पॉसिबल नहीं होगा ना, इतनी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी चल रही है और बीच में पूरा का पूरा वैल्यू चेन एम्प्टी है, कुछ भी बीच में कमाया नहीं जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। somebody will raise some kind of fees, somebody will raise some kind of commission and so on. But the technical languages which we use here, these people, ये होम लोन जिन्होंने लिया है इनको बोला जाता है obligors। ये वर्ड आपको यूज करूंगी मैं जब मैं पढ़ाना चालू करूंगी थियोरी आपको। इनको बोला जाता है obligors। दे आर द मेन पीपल। इनकी क्रेडिट क्वालिटी जो होगी वही एसेट क्वालिटी होगी। अगर ये क्रेडिट क्वालिटी बुरी है तो फिर आप सोचो कि एसेट क्वालिटी कितनी बुरी होगी और इन्वेस्टर्स का फिर क्या होगा। करेक्ट। बैंक जिसने ये होम लोन का जो पूल बनाया था, इसका नाम टेक्निकली होता है ओरिजिनेटर। स्पेशल पर्पस व्हीकल को स्पेशल पर्पस व्हीकल ही बोलते हैं। he would have or it would have a lot of powers because SPV is the one who will help the originator to sell off the pool of the assets and convert them into the securities and raise money from the market. So SPV will have a very, very important role in the whole thing. Also, SPV will be the beneficial and the legal owner of that होम लोन पूल ऑफ असेट्स, बिकॉज बैंक उसको ट्रांसफर कर चुका होगा। एंड दैट इज वाई ये जो कैश फ्लो स्ट्रीम है 10-10% की, इसका ओनर भी एसपीवी ही होगा। तो एसपीवी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटी इन द होल प्रोसेस।
उसके बाद आपके पास में जो लोगों ने पैसा लगाया है ये है इन्वेस्टर्स। इसमें और भी लोग इन्वॉल्व होंगे। ये प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स हो गए बेसिकली, ओरिजिनेटर, एसपीवी एंड इन्वेस्टर्स। दीज आर प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स जो कि सामने दिखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स भी होंगे। कैसे? रेटिंग एजेंसीज। अब इन्वेस्टर्स बोलेंगे कि हमें क्या पता कि ये जो पेपर हमें बेचे जा रहे हैं, द पेपर्स विच यू आर सेलिंग टू मी, इसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कैश फ्लो। Okay, for that they will have to get the rating agencies. The rating agencies will rate the papers on the basis of the strength of these cash flows, on the basis of the strength of this home loan portfolio. Okay, फिर कोई एक मीडिएटर होगा जो ये जो होम लोन वाले लोग हैं जिन्होंने लोन लिया, ऑब्लाइजर से पैसा ब्याज वगैरह कलेक्ट करेगा और ले जाकर के एसपीवी को देगा। यू नो देयर वुड बी सो मेनी अदर पीपल जो कि सामने पिक्चर में नहीं दिखते, उनको बोला जाएगा सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स। वो डिटेल में आपके आएगा। ओके, ये पूरे जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है सिक्योरिटाइजेशन। when an illiquid set of assets is converted into financial asset, this process is called securitization. It can also be called as repackaging or rebundling of illiquid assets into marketable securities backed by collaterals. Okay, so historically only home loans or mortgage residential properties were used to be securitized. बट अभी आज के समय में बैंक के बुक्स में जितने भी लोन्स हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल का जो पोर्टफोलियो होगा, उसके बाद ऑटो लोन रिसीवेबल्स होंगे, इन सब को वो चाहें तो सिक्योरिटाइज कर सकते हैं। ओके, अब आई एम श्योर आपको समझ गया पूरा का पूरा प्रोसेस। इसमें आगे बढ़ने के पहले, आपके थ्योरी में नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको बता दूं तो अच्छा रहेगा। इसमें गाइस ब्रॉडली दो रहते हैं। एक होता है डायरेक्ट असाइनमेंट और एक होता है ये वाला जो प्रॉपर प्रोसेस मैंने आपको बोला। इसमें क्या होता है, पास थ्रू सिक्योरिटीज बोलते हैं एक्चुअली। मैं आई कम अक्रॉस दोज थिंग्स मे बी लेटर ऑन। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी अज्यूम कर लो आप, उन्होंने 100 करोड़ का लोन दिया लोगों को, तो उनका 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बन गया होम लोन का। अब इनके पास में लिक्विडिटी सकआउट हो गई, मतलब इनके पास अब पैसा नहीं है ताकि और आगे पैसा ये लोग दे सकें या लोन में और लेंड कर सके लोगों को। तो उस केस में ये लोग क्या करेंगे कि सपोज करो पंजाब नेशनल बैंक के पास में चले गए, बैंक ऑफ इंडिया के पास में चले गए और उनको बोलेंगे, और सपोज करो कि वो जो एनबीएफसी है ये माइक्रो लोन्स देती है। माइक्रो लोन्स क्या हुआ, लाइक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो होती है, जो कि जिनको कोई बड़े बैंक से नहीं देते, जैसे एचडीएफसी नहीं देते, आईसीआईसीआई नहीं देते, सपोज करो जल्दी से नहीं देते बिकॉज वो जो लोग होते हैं ना उनके पास में पेपर वर्क इतना स्ट्रांग नहीं रहता है, तो बड़ी बैंक से नहीं मिलता। और इतना ओरिजिनेट करना एक एक का क्रेडिट काइंड ऑफ क्रेडिट चेक करना, ये सबके बस की बात नहीं है। तो सपोज करो ये जो एनबीएफसी है ये स्पेशलाइज करती है बिकॉज बहुत दिनों से वो लोग इस चीज का क्रेडिट ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इनको समझ हो जाती है भाई कोई वेटर है, कोई सर्वेंट है, कोई ड्राइवर है, ऐसे वाले, ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हो गई। ओके, उस केस में लोगों ने 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लिया एंड बिकॉज रिस्क ज्यादा है उस कैटेगरी में तो ब्याज भी ज्यादा चार्ज करते हैं, 15, 16, 17% चार्ज करते हैं। अब इनके पास तो पैसा खत्म हो गया, इन्होंने सारे पैसे अपने बांट दिए लोन के तौर पे। अब ये लोग को पैसा चाहिए, ये लोग पंजाब नेशनल बैंक के पास में जाएंगे और बोलेंगे कि भाई आप एक काम करो, ये पोर्टफोलियो आप खरीद लो, बाय कर लो आप ये पोर्टफोलियो, हम आपको ये ट्रांसफर कर देते हैं, आप हमें 100 करोड़ दे दो। एक बात ध्यान रखना, पंजाब नेशनल बैंक या ये जो होम लोन कंपनी है एनबीएफसी, ये पूरा ट्रांसफर नहीं कर सकती। एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आपको 10-15% ऑफ द पोर्टफोलियो रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, कोई भी पोर्टफोलियो बनाएगा एंड द क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो इज नॉट गुड, वो ट्रांसफर करके पैसा ले लेगा। तो आप सोचो कि सामने जो बंदा है पंजाब नेशनल बैंक, उसकी क्या हालत होगी। तो एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आप पूरा सिक्योरिटाइज नहीं कर सकते, सम पोर्शन कैन बी डन, नॉट द होल ऑफ इट। ओके, अब उनको लोग क्या बोलेंगे कि भाई आप लोग एक काम करो, आपको हम 10% दे देंगे। उस केस में क्या होगा कि दिस होम लोन कंपनी विल लाइक टेक 15% और उसको 10% का ब्याज दे देंगे, 5% खुद भी बीच में बना लिया और साथ में पैसे भी आ गए, लिक्विडिटी, एंड दे कैन बिल्ड मोर पोर्टफोलियोज।
पंजाब नेशनल बैंक को क्या फायदा हुआ कि एक 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 करके जाकर के लोन मार्केट में करते थे, ओरिजिनेट करना पड़ता, मे बी दे आर नॉट स्पेशलाइजिंग इन दैट। इससे बढ़िया क्या हुआ, एक साथ 90 करोड़ का पूरा प्राइमरी सेक्टर प्रायोरिटी लेंडिंग वाला जो पोर्टफोलियो वो ले लिया। गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि हर बैंक को अलग अलग सेक्टर अलग अलग इंडस्ट्री में इतना एक्सपोजर करना ही पड़ेगा। तो पंजाब नेशनल बैंक को सपोज करो कि 50 करोड़ का एक्सपोजर करना था प्रायोरिटी सेक्टर में, तो एक 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 लोन उठाते तो कितना साल लगता और कितनी मेहनत जाती, कितने लोग एम्प्लॉय करते, और कर भी पाते कि नहीं कर पाते कोई ठिकाना नहीं है। उस केस में एक साथ उठा लिया 50 करोड़, तो उनको एक्सपोजर मिल गया। तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई कैन डिस्कस विथ यू, बट ये जो प्रोसेस मैंने आपसे डिस्कस किया, इसमें सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके मार्केट में नहीं सेल किया जाता। इस प्रोसेस ऑफ दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, बट दिस इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट असाइनमेंट। आपको जो मैंने ये समझाया डायग्राम से, दिस इज पास थ्रू सिक्योरिटीज। ओके, तो चैप्टर के अंदर में जो भी पढ़ाया गया है, मॉड्यूल में जो भी बताया गया है, वो डायरेक्ट असाइनमेंट के हिसाब से नहीं बात करी गई है। उन्होंने पूरी तरह से जो प्योर सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे ओरिजिनेटर क्रिएट करेगा पोर्टफोलियो, वो एसपीवी को बेचेगा और एसपीवी उसको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके मार्केट में बेचेगी, वहां से जो पैसे उठाएंगे उसी से बैंक को पे करेंगे, और ये जो लोग हैं ऑब्लाइजर्स, दे विल स्टार्ट पेइंग टू द एसपीवी एंड एसपीवी विल पे इन टर्न टू द इन्वेस्टर्स। दिस इज हाउ इट विल मूव एक्चुअली। तो डायरेक्ट असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने देखा नहीं, कहीं कहीं दे हैव लाइक कंफ्यूजिंग कर देते हैं कहीं पे। अगर मुझे यह ना पता हो कि दो होते हैं तो पढ़ने में दिक्कत होगी कि ये कैसे हो सकता है एंड ऑल दैट, बट यू डोंट हैव टू वरी, आई कीप एक्सप्लेनिंग यू द होल थिंग बीच में। तो आई थिंक आई स्पोक क्वाइट अ लॉट एंड नाउ इट इज टाइम टू गो अहेड। आई शो यू समथिंग गाइज, दिस इज द, ये आपको पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारे आपको पढ़ के जाना है पेपर के अंदर में, बिकॉज यही सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली उन्होंने पूछा एग्जाम के अंदर में। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी, मैंने क्या नोटिस किया कि आपका जो मॉड्यूल है ना, और मॉड्यूल के अंदर जो ये चैप्टर दिया हुआ है, वहां पे कहीं भी कोई भी क्वेश्चन मॉड्यूल के जो थ्योरी दी हुई है उससे बाहर नहीं है। ऑल सो वी कैन ऑन द बेसिस ऑफ दैट, मतलब ऑन द बेस, देखो कुछ अलग आ जाएगा तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया, आप चाहो तो खुद से फ्रेम करके भी आप लिख सकते हो, लेकिन हिस्टोरिकली जो क्वेश्चंस मैं देख पा रही हूँ उसके बेसिस पे मुझे ये लग रहा है कि दे शुडंट बी आस्किंग बियॉन्ड दिस। एक्चुअली पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर दिया इन्होंने। तो लेट्स पिक अप वन बाय वन। मैंने क्या किया है कि पूरा का पूरा, मैं पहले क्या करती हूँ, पहले पढ़ाती हूँ, फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। पूरे चैप्टर को मैंने आई हैव ट्राइड टू कन्वर्ट द होल थिंग इनटू बुलेट पॉइंट्स। आपको ये बुलेट पॉइंट तो याद रखना ही पड़ेगा, बिकॉज ये लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे, फिर उसके अंदर बीच में अपनी एक्सप्लेनेशन डाल देना। स्टार्ट करें। ओके, सो एक क्वेश्चन है ऊपर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो कॉन्सेप्ट में मैंने बोल दिया, आपके चक्कर में मैंने भी याद कर लिया बहुत सारा, पता है आपको। व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन लिखा है मैंने, इट इज द प्रोसेस ऑफ, ध्यान देना आप नीचे देखो, मुझे याद है, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स, मेरे साथ आप बोल सकते हो, पूल ऑफ एसेट्स विद द हेल्प ऑफ इलिक्विड एसेट्स। तो आपका जो होम लोन पोर्टफोलियो था वो इलिक्विड था, और आपने जो सिक्योरिटीज बनाई वो फाइनेंशियल एसेट्स थे। तो दिस इज द प्रोसेस। वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ रीपैकेजिंग और रीबंडलिंग ऑफ illiquid assets into marketable securities backed by collaterals। देखो, और थर्ड पॉइंट है, उन्होंने सेंटेंस दिया, मैंने पॉइंट्स में डाल दिया। कौन से एसेट्स को सिक्योरिटाइज कर सकते हो, आप कर सकते हो ऑटो लोन्स को, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स को, एंड रेसिडेंशियल मॉर्टगेजेस को। तो ये पॉइंट हो गया आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में दो पॉइंट आए, याद रखना, कन्वर्जन ऑफ इलिक्विड एसेट्स इनटू फाइनेंशियल एसेट, थोड़ा बहुत लैंग्वेज इधर उधर चलेगा ना। दूसरी लाइन आएगी, रीपैकेजिंग ऑफ इलिक्विड एसेट्स इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज। एग्जांपल क्या लोगे, ऑटो लोन्स, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स एंड रेसिडेंशियल मॉर्गेजेस। खत्म। फीचर्स में आपको पता है, ये फीचर्स में क्या है, क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ व्हाट इज क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, द illiquid portfolio of assets in the books of the bank and the financial companies can be converted into marketable securities
thereby creating some special products in the market backed by collaterals. लिख सकते हैं ना अपने से, ये लाइन रखो ना, क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहां से बना, इलिक्विड पूल ऑफ एसेट्स से बना, कोलेटरल है क्या, हाँ है। ओके, सेकेंड पॉइंट में इन्होंने लिखा है बंडलिंग एंड रीबंडलिंग। तो वो जो आपका होम लोन का पोर्टफोलियो था, आपने उसको एक साथ कर लिया, दैट इज बंडलिंग, एंड देन ब्रेकिंग ऑफ दैट बंडल इनटू फिक्स्ड डिनोमिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज इज कॉल्ड अनबंडलिंग। मतलब आपने जो होम लोन का पोर्टफोलियो था वो आपका बंडल हो गया, उस बंडल को जब आप सिक्योरिटीज में ब्रेक करते हो फिक्स्ड डिनोमिनेशन के, वो अनबंडलिंग हो गया। करेक्ट। थर्ड में लिखा है टूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। व्हाट इज टूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, इस पर डिस्कशन करूंगे। गाइस ये चीज ध्यान रखना कि अगर बैंक ने, ओरिजिनेटर ने, अगर ये सारा ये जो बुक है इसकी एसेट्स की, अगर ये लोग एसपीवी को नॉन रिकोर्स बेसिस पे अगर ट्रांसफर करते हैं, तो आप सोचो कि पूरा का पूरा डिफॉल्ट रिस्क भी बैंक का एसपीवी को ट्रांसफर हो गया और एसपीवी से इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर हो गया। तो आपको नहीं लगता कि बैंक के लिए दिस इज अ टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? मैंने क्या बोला कि ये जो ओरिजिनेटर है जब ये ट्रांसफर करेगा एसपीवी को, तो क्या बोलेगा कि बॉस अब इसके ऊपर जो नुकसान वगैरह होगा वो भी तेरा ही होगा। इसको क्या बोलेंगे, नॉन रिकोर्स ट्रांसफर। ओके, सो व्हेन द ओरिजिनेटर ट्रांसफर्स the assets on a non-recourse basis, the risk of default also gets transferred to the SPV. Thereby, we can say that securitization is a good tool for risk management from the originator point of view. Correct? Fourth में क्या लिखा है, structured finance. Now, जो नॉर्मल मार्केट में सिक्योरिटीज होती है, लाइक इक्विटी होता है, बॉन्ड होता है, ये इसमें कोई क्रिएट नहीं किया गया है, यू नो, दे आर नॉट क्रिएटेड टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। ये ऐसे थोड़ी ना कस्टमाइज करे जाते हैं। डिबेंचर मार्केट में लाया, जिसको सूट करता है वो खरीदेगा, जिसको सूट नहीं करता है वो नहीं खरीदेगा। इसमें ऐसा नहीं है। वो जो सिक्योरिटीज बनाई जाती है, जो ट्रांचिंग करी जाती है, वो इस बात को ध्यान में रख के करा जाता है कि मार्केट में वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स के रिक्वायरमेंट को, उनके रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल को मैच करता हुआ ट्रांचिंग किया जाए, सिक्योरिटीज क्रिएट करी जाए, सो दैट द मैक्सिमम पीपल कैन बाय दिस सिक्योरिटीज, एंड दैट इज व्हाई दे आर स्ट्रक्चर्ड to meet the specific risk return requirement of the investors, and we can say that these securities are the best examples of structured finance. Tranching, ये आपको पता है ट्रांचिंग क्या होता है? The pool is broken into different tranches on the basis of different risk return profile. That is tranching. तो guys मैंने क्या क्या बोला, रिपीट करो मेरे साथ में। Creation of financial instruments, then bundling and rebundling, उसके बाद टूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, ट्रांचिंग एंड होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है विद इन अ ट्रांच द क्वालिटी ऑफ द पेपर वुड बी होमोजीनियस, एंड होमोजेनिटी ऑफ अ ट्रांच, अ पर्टिकुलर ट्रांच, that is a feature, and that is what we can say that homogeneity is also a feature of securitization. ये आपको याद कर लो कितने हैं, there are 6. If you can recall 4 5 also, it will be great. So guys, I think this is also done and I'm sure you are getting it completely correct. ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। अब पूछ रहा है benefits of securitization, क्या benefits है? वो तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी। benefits दो पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बोला। आई एम स्ट्रिक्टली मूविंग एज पर द आईसीआई मॉड्यूल, आई एम नॉट चेंजिंग बिकॉज अल्टीमेटली पेपर में आपको यही लिखना है। बेनिफिट्स फ्रॉम द ओरिजिनेटर पॉइंट ऑफ व्यू, बेनिफिट फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, दो बोला है। मतलब वो जो ओरिजिनेट करता है, वो जो बैंक है जो होम लोन क्रिएट करता है, उसको क्या फायदे हैं और इन्वेस्टर को क्या फायदा है। तो वो जो ओरिजिनेटर है उसको गाइस सबसे बड़ा फायदा ये होता है, दिस इज अ ऑफ बैलेंस शीट मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग। उसकी लिक्विडिटी खत्म हो गई, उसको मार्केट से या तो इक्विटी रेज करना पड़ेगा या उसको डेट रेज करना पड़ेगा, नहीं तो वरना आगे बिजनेस कैसे बढ़ेगा। दिस तो क्या होगा, अगर आप डेट या इक्विटी लाओगे अपने बुक्स में तो आपका जो कैपिटल साइड है वो बढ़ेगा, वो एक प्रोसेस होगा, वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा, उसके खर्चे भी बहुत होंगे। ओके, और डेट लाओगे तो आपका डेट रेशियो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये कितना सिंपल प्रोसेस है कि आपकी बुक में वो है और वो होते हुए आपके पास में लिक्विडिटी भी आ गई और रिस्क भी किसी और को ट्रांसफर हो गया। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स ऑफ बैलेंस शीट
financing actually. I hope you got it right. Then more specialization in the main business. अब ये सुनना ध्यान से कि जब होम लोन का जो पोर्टफोलियो, मैं वही एग्जांपल लेके चल रही हूँ, जब होम लोन का पोर्टफोलियो ओरिजिनेटर एसपीवी को ट्रांसफर कर देगा तो वो जो पोर्टफोलियो के सर्विसिंग पार्ट होगा, उनसे कलेक्शन करना, उनको दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करना एंड ऑल, वो तो एसपीवी करेगा. तो बैंक कैन फोकस ऑन द मेन बिजनेस इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड मैनर, बिकॉज इनका जो मैन पावर होगा वो थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा, इनकी एनर्जी रिलीज हो जाएगा, इनके पास टाइम रिलीज हो जाएगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एक्स्ट्रा अवेलेबल टाइम they can concentrate on their main business. What is their main business? Their main business is to originate more and more loans from the market, and that too of good credit quality. Okay, so they can focus on the main business because the legal title and the beneficial title will now be held by the SPV. तो इनका majority of the work SPV को transfer हो गया, तो ये लोग अपने main काम पे focus कर पाएंगे. तो सबसे पहले बात क्या हो गई? ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग. नंबर 2, दे कैन फोकस ऑन द मेन बिजनेस. थर्ड बोला है इंप्रूव्ड फाइनेंशियल रेशियोज. दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. केयरफुली सुनना, मुझे मौका मिला तो मैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको. ये जितने भी बैंक्स होते हैं ना, इनको बेसिल टू बेसिल 3 नॉर्म्स के हिसाब से कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स एक रेशियो मेंटेन करना होता है. शॉर्ट में बता रही हूँ. ये लोग लोन्स देते हैं, राइट? तो इनके पास कैश होता है, इनके पास शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, फिर हर कैटेगरी वाइज ये लोग लोन्स देते हैं. तो रेगुलेटर जो भी है, अगर सपोज आप होम लोन की बात करोगे तो एनएचबी आपका रेगुलेटर है. तो रेगुलेटर, सपोज करो कि आपने बहुत सारी चीज़ें, मुझे तो पता है क्योंकि मेरे घर पे यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ होम फाइनेंसिंग. माय हस्बैंड वर्क्स विद द होम फाइनेंसिंग, ही इज द कंट्री हेड ऑफ द कंपनी. तो वी कीप ऑन डिस्कसिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अपने पास इतना टाइम नहीं है. फिर भी बोलूँगी मैं आपको कि ये जो लोन्स ये लोग देते हैं ना, शॉर्ट में बोल रही हूँ, ये जो लोन्स ये लोग देते हैं ना, इनको आप रिस्क वेटिंग कर सकते हैं, इनका रिस्क वाइज वेट कर सकते हैं आप. वो तरीका होता है करने का. तो क्या बोलते हैं, यू नो, काइंड ऑफ द रेगुलेटर सेज दैट कि आपका जो पैसा आपने लोन में दिया, 1 रुपया दिया तो 1 रुपया वापस नहीं आएगा, लेकिन आपने किसको किसको दिया है और किस किस मार्जिन पे दिया है. फॉर एग्जाम्पल, आप और आपके फ्रेंड 2 लोग हैं, तो आपके फ्रेंड ने 50 रुपए की इक्विटी डाली है, दोनों ने 100 रुपये का घर खरीदा है. अज्यूम करो दोनों ने 100 रुपये का घर खरीदा है, राइट? तो आपके फ्रेंड ने 50 रुपया डाला है और आपने 80 रुपीज़ अपने घर से डाले. आप मुझे बताओ, 20 रुपये का आपने लोन लिया, उसने 50 रुपये का लोन लिया. यू टेल मी, किसके पार्ट पे होम लोन कंपनी को ज़्यादा रिस्क है? ओबियसली बात है, आपका फ्रेंड के वाले पार्ट पे ज़्यादा रिस्क है, कंपनी को ज़्यादा एक्सपोजर है, क्योंकि 50 रुपये का लोन उसने दे रखा है, उसने खुद की मार्जिन सिर्फ 50% डाली है और लोन 50 का लिया है. आपके वाले केस में क्या है कि आपने 80 रुपीज़ अपने घर का ही डाला है और 20 रुपीज़ का ही लोन लिया है. तो आपके फ्रेंड वाला जो लोन है उसका रिस्क ज़्यादा माना जाएगा. वो मल्टीपल्स रहते हैं, वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग, और आपके वाले लोन में मल्टीपल रिलेटिवली कम रहेगा. तो एज पर द बेसिल नॉर्म्स, इनके पास में, बैंक के पास में इतना कैपिटल रहना चाहिए, एनफ कुशन कैपिटल का होना चाहिए अपने लाइबिलिटी साइड में. इक्विटी का बात कर रही हूँ, राइट? कि ये जो लॉसेस अगर हो, वो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट वगैरह करके निकाला जाता है, इनके पास एनफ कैपिटल होना चाहिए. आपको नहीं लगता कि जितना ज़्यादा कैपिटल कंपनी के पास में, द बैंकिंग और द फाइनेंस कंपनी के पास में जितना ज़्यादा कैपिटल होगा, ये जो लॉसेस होंगे ऑन द पार्ट ऑफ द लोन्स जो इन्होंने दे रखे हैं, तो इनको बेयर करने की ताकत उतनी ज़्यादा रहेगी. ओके, तो आप ये सोचो कि आपने सपोज होम लोन खड़ा किया, अगर होम लोन का 100 करोड़ का पोर्टफोलियो आपने खड़ा किया और आपने उसका 90% जो प्रोपोर्शन है वो आपने बेच करके उसमें से 90 करोड़ से निकाल भी लिए, तो आपको नहीं लगता कि द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स और डिफॉल्ट रिस्क भी ट्रांसफर कर दिया साथ में आपने? तो यू कैन इमेजिन हाउ द बैलेंस शीट एंड द फाइनेंशियल रेशियोज आर गेटिंग इम्प्रूव्ड. वही लिखा हुआ है यहाँ पे, इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल रेशियोज, बिकॉज द मोमेंट दैट एसेट पोर्टफोलियो is transferred to somebody else and you get the money immediately, so the probability of that default and all is all wiped away.
एंड यू आर इन अ कंफर्टेबल पोजिशन. जितना लोन खड़ा किया था उसका 90% पैसा तो उठा चुके अपन ऑलरेडी. करेक्ट है. तो दिस विल हेल्प यू इम्प्रूव द लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ द कंपनी एंड बाय इम्प्रूविंग द रेशियोज ऑफ द कंपनी, द फाइनेंशियल रेशियोज बेसिकली. वही लिखा हुआ है. तो ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग हो गई. उसके बाद मोर स्पेशलाइजेशन इन द मेन बिजनेस, इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल रेशियोज एंड रेड्यूस्ड बोरोइंग कॉस्ट. ये तो बहुत अच्छी चीज बोली. अगर मेरे पास पैसा, मैं होम लोन कंपनी हूं, अगर मेरे पास पैसे खत्म हो गए क्योंकि मैंने 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लिया, अब मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं जाकर के किसी बैंक से पैसा मांगू कि भाई हमें और 100 करोड़ रुपए आप दे दो क्योंकि मेरे पास पैसे खत्म हो गए, तो ब्याज चार्ज करेगा बैंक, क्यों नहीं देगा, देगा. लेकिन आपको नहीं लगता कि वो जो कॉस्ट होगा वो इंडिया में तो कम से कम 9-10% के नीचे, अगर कोई एनबीएफसी किसी बैंक से जा करके पैसा बोरो करता है, 100 करोड़ भी अगर बोरो करता है और कंपनी की एनबीएफसी की क्वालिटी भी अगर बहुत अच्छी है, तो भी 8-9% के नीचे, 10% के नीचे पैसा नहीं मिलने वाला है. तो आप खुद सोच के देखो कि जब एनबीएफसी खुद 10% मार्केट रेट पे अगर पैसा उठाएगी तो सामने वो लोन कहाँ से 13-14-15% के नीचे दे पाएगी, पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर आप अपने एग्जिस्टिंग 100 करोड़ के पोर्टफोलियो को सिक्योरिटाइज कर दोगे तो क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज यू गेट द मनी बिफोर द टाइम. 20-20 साल का पोर्टफोलियो होता है, आपने तुरंत पैसा निकाल लिया अपना सारा. दैट विल हेल्प रिड्यूस योर cost of funds actually. So 4 points are there. These 4, all of them are very important of balance sheet, more specialization in the main business, improved financial ratios and reduced borrowing cost. From investor point of view अगर आप बोलोगे तो diversification of risk. वो जो investors होते हैं उनके पास में limited quality of papers market में available है, वही equity, वही debt and some hybrid securities. But now अगर ये जो portfolios हैं ये सिक्योरिटाइज अगर होते हैं तो मार्केट में यूनिक कैटेगरी ऑफ पेपर्स आएंगे. एंड देखो, जितनी मार्केट में अवेलेबिलिटी चीज़ों की बढ़ेगी, ये तो हमारे लिए उतनी अच्छी बात है ना. मेरे को पिक एंड चूज करने का मौका मिलेगा, मैं अपने रिस्क रिटर्न प्रोफाइल के हिसाब से पिक एंड चूज करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बना पाऊंगे. वही लिखा हुआ है. फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क. सो यू कैन डाइवर्सिफाई योर रिस्क अक्रॉस अदर एसेट्स. मैं थोड़ा पैसा गोल्ड में लगाऊंगी, थोड़ा पैसा किसी कंपनी की इक्विटी में लगाऊंगी, थोड़े पैसे में एफडी में डालेंगे और थोड़े पैसे ऐसे वाले सिक्योरिटीज में लगाएंगे. तो आवर रिस्क इज गेटिंग डाइवर्सिफाइड. वाई? बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग इन टू वराइटी ऑफ पेपर्स अवेलेबल इन द मार्केट. ओके, एक मैंने आपको पॉइंट बोला था डायरेक्ट असाइनमेंट में, मैंने इसी चीज के लिए आपको बोला था, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. आपको मैंने पंजाब नेशनल बैंक का एग्जाम्पल दिया ना, तो पंजाब नेशनल बैंक की मजबूरी है ये कि इनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक एक्स अमाउंट की करनी ही पड़ेगी बाय द रूल्स ऑफ आरबीआई. तो अब प्रायोरिटी सेक्टर में जा करके एक लोन रेस करने से बेटर है कि वन शॉट आप किसी की बुक खरीद लो. तो वही लिखा हुआ है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. तो पंजाब नेशनल बैंक, वही मैंने आपको बोला ना वहाँ पे कि मिक्स कर दिया है कहाँ पे, लेकिन 90% ऑफ द टॉपिक आपका पास थ्रू सिक्योरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चल रहा है, लेकिन ये तो मिक्स किया ना रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वाला पार्ट. करेक्ट. तो उनका भी एक्सपोजर हो जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, काम खत्म हो गया. प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट. क्यों लिखा है ये? मैंने आपको बोला कि मॉर्टगेज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के पेपर्स होते हैं. अगर सपोज करो कि मैंने T1 में खरीदा है या T2 में खरीदा है या T3 में खरीदा है, ट्रांच 1, ट्रांच 2, ट्रांच 3 में खरीदा है, इन दैट सिनेरियो अगर मेरा पैसा नहीं आता है तो क्योंकि एसपीवी के पास में वो प्रॉपर्टी के मॉर्टगेज है, राइट, तो एसपीवी क्या करेगी कि वो प्रॉपर्टी को ले जा करके मार्केट में बेच देंगे और बेच करके पैसा निकाल के इन्वेस्टर को वापस कर देंगे. वही लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट. तो 3 मेजर बेनिफिट्स: डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, regulatory requirement. Guys, regulatory requirement is from the perspective of direct assignment, not pass-through securities or something. And protection against default. आपको पता होना चाहिए और बाकी कुछ नहीं. So guys, this point is also over. तो आई एम श्योर यू आर गेटिंग, मैं जो समझा रही हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी अ बिट फास्ट बिकॉज मैं ज़्यादा टाइम लूँगी तो आप बोर हो जाओगे. नाउ, पार्टिसिपेंट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन. पार्टिसिपेंट्स, ये तो आपको पता है ऑलरेडी. देखो, आपको नहीं पता कौन है ओरिजिनेटर? ओरिजिनेटर इज द पर्सन हु इज द मेन एंटिटी हु क्रिएट्स द पोर्टफोलियो ऑफ द एसेट्स एंड
he has the asset in his in its books actually, and that person is called originator. He is the person who will transfer the asset to the books of the SPV. Who is a special purpose vehicle? A special purpose vehicle is an entity which is created mainly in order to complete this whole process of securitization. It holds the legal and the beneficial title to the assets. It will collect all the cash flows from the obligors and transfer to the investors. It has a lot of importance in the whole activity. याद रखना, because special purpose vehicle ही वो entity है that will help originator to complete the whole process. Investors are the people who invest in these kind of securitized papers. They are mutual fund companies, insurance companies, then pension fund companies and hedge fund companies and so on. Okay, so these are the primary participants. मैं already बोली थी ऊपर. Secondary participants भी होते हैं, जो मैंने बोला ना कि नजर नहीं आते सामने में. तो ऑब्लाइजर्स ये तो मेन होते हैं और इनकी क्रेडिट क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट होगी होल प्रोसेस में. इनकी क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी ये पूरा मैकेनिज्म उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा. बात तो उधर से शुरू होती है. तो ऑब्लाइजर्स आर द पीपल who owe money to the bank or who owe money to the SPV after the completion of the process. Rating agency, in order to build confidence in the investors, because ये जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं या जो भी है, ये थोड़ी ना ऐसे ही पैसा डाल देंगे इतने इतने. मैंने आपको 100 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट बोला, ये 5-5, 10-10 हज़ार करोड़ की डील होती है. तो ऐसे ही पैसा डाल देंगे ये लोग? नहीं. एक प्रॉपर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी असाइन की जाएगी. दैट विल चेक कि ये जो ऑब्लाइजर्स के जो कैश फ्लोज हैं इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, एंड ऑन दैट बेसिस रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल एंड ट्रांचिंग विल बी डन. ओके. रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट्स, ये बहुत सिंपल है. कौन है रिसीविंग पेइंग एजेंट्स? रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट्स आर दोज पीपल और दोज मीडिएटर्स जो ऑब्लाइजर से पैसा कलेक्ट करेंगे और ले जाकर के एसपीवी को देंगे और एसपीवी विल गो एंड पे टू द इन्वेस्टर्स. सो रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट्स आर द पीपल हु विल कलेक्ट द मनी फ्रॉम द ऑब्लाइजर्स एंड give to the special purpose vehicle, and in turn that money would be distributed to the investors on the basis of the chosen tranche. Correct ना? इनके पास राइट्स होते हैं. इनके पास राइट्स ये होता है that if some obliger defaults, then they have the right to forfeit their property and sell their property in the open market, and that money is given to the special purpose vehicle, and then the special purpose vehicle or SPV will use that money to pay off the investors. Okay, so they have got, RPAs have got good rights actually. Agents or trustees, guys, कोई भी इस तरह का काम होता है ना, like डिवेंचर्स भी जब होते हैं तो ट्रस्टीज होते हैं. क्यों आते हैं ट्रस्टीज बीच में? क्योंकि देखो कंपनी डिवेंचर्स रेज कर रही है और इन्वेस्टर्स हैं. इन्वेस्टर्स का राइट कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया जाता है, एंड दैट ट्रस्ट ओवरलुक्स द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, ताकि कोई भी आकर के उनको बेवकूफ़ ना बनाए, सो दैट कि उनके पैसे डूब ना जाए, बिकॉज लोगों के हार्ड एंड मनी होते हैं. सो ट्रस्टीज एंड द एजेंट्स आर पीपल हु ओवरलुक द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, एंड इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट एवरी इन्वेस्टर शुड बी एबल टू गेट हिज ड्यू मनी. क्रेडिट एनहांसर्स, इसमें और इसमें आपको कन्फ्यूजन आ सकता है. इसमें कहाँ गया वो? इसमें और इसमें. गैस क्या होता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज तो हमने असाइन कर दी, राइट? उन्होंने क्रेडिट रेटिंग भी कर दिया पेपर्स का, और उस हिसाब से रिस्क रिटर्न डिसाइड हुआ और ट्रांचिंग कर दी गई और लोगों को पेपर बेच दिया गया. लोगों ने वो प्रोस्पेक्टस देखा कि भाई ये ट्रांच की ये क्रेडिट रेटिंग है, ये ट्रांच की ये क्रेडिट रेटिंग है, और अकॉर्डिंगली चूज कर लिया. क्रेडिट एनहांसर्स कौन होते हैं पता है आपको? जैसे वो जो बैंक है ना ओरिजिनेटर, वो भी क्रेडिट एनहांसर बन सकता है. मतलब वो थोड़ी सी गारंटी ले लेगा कि भाई आप चिंता मत करो, ये जो पोर्टफोलियो, बिकॉज बनाया उसने ही है पोर्टफोलियो, तो हमने जो ये पोर्टफोलियो बनाया है इसकी क्रेडिट क्वालिटी अच्छी है, ये मैं गारंटी लेता हूँ ना, सॉर्ट ऑफ. तो ये बैंक भी हो सकता है. अगर ओरिजिनेटर क्रेडिट एनहांस करे तो उससे अच्छी कोई भी बात नहीं हो सकती. बट और भी लोग इसमें आ सकते हैं इस बात की गारंटी लेने के लिए. कुशन प्रोवाइड होता है इससे. वो जो इन्वेस्टर होता है ना, उसको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस और ज्यादा आ जाती है कि भाई और भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस पेपर को, तो हमें खरीदना चाहिए. वो क्रेडिट एनहांसर्स होते हैं.
और स्ट्रक्चरर वो होता है जो इस पूरी डील को स्ट्रक्चर करता है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन की बात नहीं है. सो हु आर द प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स? द ओरिजिनेटर, द एसपीवी एंड द इन्वेस्टर. हु आर द सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स और इन्वेस्टर्स? ऑब्लाइजर्स, उसके बाद रेटिंग एजेंसीज, आरपीएस, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट्स, एजेंट्स और ट्रस्टीज, क्रेडिट एनहांसर्स एंड स्ट्रक्चरर. इतना मुश्किल नहीं है ये आपको ध्यान करना. कैसे ये सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स आएगा, इन्वेस्टर्स नहीं आएगा यहाँ पे, इसको ठीक कर लेना आप. नाउ मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, गाइस ये तो मैंने आपको वो जो पूरा डायग्राम दिखाया ना उसके हिसाब से भी दिख रहा है. देखो, क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स, पहले आपने होम लोन ओरिजिनेट किए, उसका एक एसेट फॉर्म किया, उसके बाद उसको आपने एसपीवी को ट्रांसफर किया, एसपीवी उसको पेपर्स में कन्वर्ट करके मार्केट में सेल करेगा. देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसेट्स. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? भाई लोगों से आप पैसा ब्याज लेते रहो, ईएमआईज उनके आते रहेंगे और आप इन्वेस्टर्स को आप ब्याज देते जाओ. रिकोर्स टू द ओरिजिनेटर. अगर मान लो कि डिफॉल्ट होता है तो अपन ओरिजिनेटर को बोल सकते हैं कि भाई ये डिफॉल्ट इतना हो रहा है, ये आप बेयर करो, बिकॉज आपने ओरिजिनेट किया है. लेकिन अगर नॉन रिकोर्स होगा, गाइस एक चीज और भी है, इतना ज्यादा फ्री नहीं छोड़ सकते बैंक को जिसने ओरिजिनेट किया है. मान लो नॉन रिकोर्स भी अगर हुआ है तो कुछ तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता होगा ना कि इतना परसेंटेज अगर डिफॉल्ट हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा अगर डिफॉल्ट हुआ तो आपको भी बेयर करना पड़ेगा. ऑब्वियस ही बात है ना. ऐसा थोड़ी नहीं कि तुमने 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बना दिया, हमें ट्रांसफर कर दिया, तो अब जितना उसमें नुकसान होगा मेरे को आपको मुझे ही सहना पड़ेगा. ऐसा नहीं होता है, कभी भी ऐसी कोई एग्रीमेंट नहीं होती है. जरूर वो परसेंटेजेस डिसाइड करे जाते हैं कि उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है इसमें से कितना पैसा नहीं आएगा. भाई इसमें से 2% नहीं आएगा, इसमें से 1% नहीं आएगा. लेकिन अगर 5, 6, 7% का डिफॉल्ट अगर होने लग गया तो फिर तो सारे एग्रीमेंट ही फेल कर जाते हैं. तो ये बात है. रिकॉर्ड्स टू द ओरिजिनेटर, रीपेमेंट ऑफ द फंड्स एंड क्रेडिट रेटिंग टू द इंस्ट्रूमेंट. दिस इज वेरी वेरी सिंपल एक्चुअली गाइस. इसमें से आपको क्रिएशन ऑफ द पूल ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स, सेल ऑफ द सिक्योरिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एसेट्स एंड ये चीजें आपको याद कर लेनी है. कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर में, आई थिंक. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स इन सिक्योरिटाइजेशन. गाइस ये कॉन्सेप्ट नया है ना, तो ऑब्वियस ये बात है कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स एंड ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स फेस होंगे. इसमें सारी पार्टीज को फेस करना पड़ेगा. इतना इजी तो नहीं आएगा, बिकॉज जो हमारे लॉज बने हुए लाइक स्टैम्प ड्यूटी के जो लॉज हैं, जो टैक्सेशन लॉज एंड नॉर्म्स हैं, जो अकाउंटिंग रूल्स एंड नॉर्म्स हैं, ये सारे दे आर नॉट दैट ओपन इन बिहेवियर कि जब नई नई चीज़ें आती हैं मार्केट में तो उनके लिए हमें खास करके अलग से लॉज बनाने पड़ेंगे, सो दैट कि सारे पार्टीज की, सारे वेस्टेड पीपल के जो राइट्स हैं वो सारे प्रोटेक्शन हो सके. बट ऐसा हो नहीं पाता है ना, और इतनी क्लैरिटी नहीं हो पाती. तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं आपको, जो मैंने बोला, टेक्निकल इश्यूज, लीगल इश्यूज, अकाउंटिंग इश्यूज, टैक्सेशन इश्यूज, ये इश्यूज तो रहेंगे. जब तक कि ये कॉन्सेप्ट मार्केट में वाइड प्रेवलेंट नहीं हो जाएगा और जब तक एक्सेप्टेंस लेवल बहुत हाई नहीं होगी, तब तक इन चीज़ों पे पूरी क्लैरिटी नहीं मिलेगी हमें. एंड बिकॉज ऑफ दैट, जो मैंने अभी बोला, वी फेस अ फ्यू प्रॉब्लम्स विच आर वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स एक्चुअली. स्टैम्प ड्यूटी. इंडिया में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसके हिसाब से जो स्टैम्प ड्यूटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है. तो वैल्यू चेन में कहीं भी अगर कॉस्ट कोई एक चीज़ का बहुत ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस ये बात है कि मार्जिन्स उसमें थिन होने लग जाती है और दे बिकम बेसिकली लेस अट्रैक्टिव. तो इस केस में क्या होगा कि ये जो बैंक है, जो ओरिजिनेटर है, वो पूरा जो एसेट पूल है वो एसपीवी को ट्रांसफर करना पड़ेगा. तो अल्टीमेटली दैट इज कमिंग अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. बट इफ द स्टैम्प ड्यूटी इटसेल्फ इज वेरी वेरी हाई, इट इज अ डीमोटिवेशन एक्चुअली. So stamp duty is one of the major cost actually and a basic roadblock. लेकिन धीरे धीरे कुछ states they are recognizing the importance of securitization process and the जो goodness is mechanism की, and they are trying to reduce the stamp duty. So possibly we are doing towards the growth of the concept and in future it will develop also. Taxation rules. अभी क्या है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में सिक्योरिटाइज्ड पेपर्स के लिए जो टैक्सेशन रूल्स एंड नॉर्म्स होने चाहिए उसकी पूरी क्लैरिटी नहीं है. तो क्या होता है, हर आदमी, हर एक्सपर्ट इज इंटरप्रेटिंग इन हिज ओन यूनिक मैनर. सम पीपल से, सुनना ध्यान से, सम पीपल से दैट एसपीवी शुड बी टैक्स्ड
एज पर द रिप्रेजेंटेटिव, बिकॉज वो तो बीच में कुछ ऐसा नहीं कमा रहा है ना, बेसिकली यहाँ से उठाता है वहाँ पे दे देता है, तो ही शुड बी टैक्स्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव. बट सम एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट कि अल्टीमेटली टैक्स किसको लगना चाहिए, वो जो इन्वेस्टर जिसने पैसा डाला है तो उसका जो ब्याज वो कमाता है उसको इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इनकम टैक्स लगा दो, और जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट था उसका उस पर कैपिटल गेन्स लगा दो. तो अभी पूरी क्लैरिटी टैक्सेशन के अंदर में भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से जो एक बनना चाहिए स्टैंडर्ड वो अभी बना हुआ नहीं है एक्चुअली, वो प्रॉब्लम है. तो स्टैम्प ड्यूटी वेरी हाई, याद कर लो. टैक्सेशन रूल्स एंड नॉर्म्स नॉट, नो क्लैरिटी एक्चुअली कि किसको कितना टैक्स लगना चाहिए. अकाउंटिंग नॉर्म्स भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है अभी, खास करके जो ओरिजिनेटर है. ओके, तो वैसे तो हम लोग इसको ऑफ बैलेंस शीट आइटम बोलते हैं अगर आप देखो तो, लेकिन अल्टीमेटली उसकी बुक्स से द एसेट्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू द एसपीवी एक्चुअली. So the whole thing is getting transferred as a like transfer of property to the books of the SPV actually. So there is less clarity about the accounting, that how the accounting should be done for this whole process from इन्वेस्टमेंट बैंकर आता है, देन एसपीवी है, देन वहाँ से उसको कैश फ्लो जाते हैं एंड ऑल. तो वहाँ पे भी अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है. सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड इन द स्टैम्प ड्यूटी, टैक्सेशन, देन अकाउंटिंग, द लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. There is no clarity about how the whole process should happen actually, and that is why every bank, every non-banking finance company who is getting engaged into this process is going as per his own way and behavior. There is no particular documented method कि भाई ये काम ऐसा ऐसे ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये rules follow होने चाहिए. So there is a lot of lack of standardization in the market. क्या होता है ना, जब रूल्स एंड नॉर्म्स में क्लैरिटी नहीं होती है तो जो इन्वेस्टर है ना उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेट कहीं ना कहीं उसको बेयर करना पड़ेगा इसका हीट अगर चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है. बिकॉज सब लोग क्या बोलेंगे, मुझे नहीं पता है, उसको नहीं पता है, उसको नहीं पता है, तो उसमें लीगल वाला इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाएगा आगे जा करके. क्योंकि इसलिए हर चीज़ हर स्टेप पे क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है. प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, जो कि हो जाएगा समय के साथ. अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा इसके लिए. ओके, इनएडिक्वेट डेट मार्केट. अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन डेट मार्केट, मैंने बॉन्ड्स पढ़ाते समय भी ये बात बोला है, इंडिया का डेट मार्केट इतना डेवलप नहीं है. जिस तरह से इक्विटी के बारे में हम सब बात कर लेते हैं, पीपल आर नॉट टू मच इनटू द डेट मार्केट. डेट मार्केट में द मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स आर द बैंक, एंड दैट टू फॉर द स्टेटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स, एसएलआर के लिए करते हैं. गवर्नमेंट के बॉन्ड का मार्केट है, प्राइवेट कंपनीज का तो बहुत ज़्यादा डेप्थ है ही नहीं मार्केट में. So when the normal standard debt market में depth and breadth नहीं है, then how can we assume that the new variety, where very less people understand the concept of these papers also. So it will take some time. Once, in order to make these securities, they are good securities actually. In order to make these securities popular, it is important that first the bond and the debenture market, broadly the debt market, should be expanded, should be like widened, should be provided more depth and breadth actually. इक्विटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है लोगों का वो. अभी भी अगर लोगों को फिक्स्ड में अगर पैसा लगाना रहता है, दीज आर फिक्स्ड इनकम जनरेटिंग सिक्योरिटीज राइट, तो वो एफडी ही करते हैं, पोस्ट ऑफिस में लगाते हैं, तो इनको इन पेपर्स, आई मीन दे आर इक्वली गुड एंड रादर दे पे हायर रिटर्न्स, बट पीपल डू नॉट हैव एन आइडिया एंड दे डू नॉट हैव कंफर्ट लेवल ऑल्सो, है ना. तो ये प्रॉब्लम्स है. इनइफेक्टिव फोरक्लोजर लॉज, ये क्या होता है कि इंडिया में खास करके जो फोरक्लोजर लॉस है, क्या होता है फोरक्लोजर, कि आपने घर खरीदा मेरे से, सपोज करो, ओके, आपने 20 साल का लोन लिया मेरे से, यू टुक अ लोन ऑफ 20 years फ्रॉम मी, एंड 5 साल में आपका कुछ हुआ एंड यू वांट टू मेक द पेमेंट नाउ, आप रीपे करना चाहते हो, प्रीपे करना चाहते हो, रादर बेटर वर्ड. ओके, तो इसको फोरक्लोजर बोलते हैं, समय से पहले अपने लोन को फोरक्लोज करना. आई मीन if you think from the borrower point of view, it is very very good because he gets like relieved from his loan. But if you think from the investor point of view, कौन है investor? The bank जिसने लोन दिया था, उसने सोचा था कि उसका वो पैसा 20 years तक रिटर्न जनरेट करता रहेगा, लेकिन 15 साल पहले पैसा आ गया. और ये जो पेपर है, सिक्योरिटाइज जो पेपर हो रहे हैं, इसमें तो ये बहुत इफेक्ट करेगा ना. आपने सिक्योरिटीज बेच दी कि आपको 15 years तक आपको सामने वाले को रिटर्न देना है, ब्याज आता रहेगा, आप देते रहोगे. इन द मीनवाइल कोई एक होम लोन का जो बंदा है या 4 लोग हैं, उसने प्रीपे कर दिया, तो अब क्या करो आप? कौन से इन्वेस्टर को आप बोलोगे आप निकल जाओ, आपका पैसा वापस आ गया? तो ये प्रॉब्लम है अपने आप में. एंड खास करके इंडिया में जो फोरक्लोजर नॉर्म्स हैं, दे फेवर द बोरोवर ओनली.
So there is no clarity as to how a bank or NBFC needs to behave in case of foreclosure. अभी बीच में आप देखोगे कि पेनाल्टी भी लगा रहे थे ये लोग, काइंड ऑफ, कि अगर आपने होम लोन का जो अपना पेमेंट है समय से पहले कर दिया तो आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा. तो दैट इज लाइक पीपल आर सेइंग कि एक तो पहले पैसा पे करो एंड देन यू आर चार्जिंग एस पेनल्टी ऑल्सो. तो दे फेल टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेट थिंग्स ऑफ फाइनेंस दैट यू प्री पेइंग देम, it doesn't help them actually. They are losing a lot of interest for next so many years. So because of these problems, stamp duty, taxation, accounting, lack of standardization, inadequate debt market, and ineffective foreclosure laws, the growth in the papers which are securitized is slow and a bit sluggish. But with the time, as the markets grows, as the people evolve in terms of understanding, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा. खुद से नहीं होने वाला है, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में, तो हो जाएगा डेवलप. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब क्या क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट्स के मार्केट में, वो सुनना. एक है पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, ये इंपॉर्टेंट है बहुत. पे थ्रू सिक्योरिटी एंड स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज, इसके बारे में सुन लो. खास करके आपको पीटीसी और पीटीएस के बीच में डिफरेंस जरूर आएगा बोलने को. दे विल आस्क यू पॉसिबली, एंड द नोट विच इज गिवन इन द मॉड्यूल इज नॉट वेरी क्लियर एक्चुअली. क्या है पीटीएस एंड पीटीसी, वो सुनो. यूजुअली क्या होता है कि ओरिजिनेटर ने ट्रांसफर किया एसपीवी को एंड इन्वेस्टर्स को सेल कर दिया सिक्योरिटी, करेक्ट है. तो क्या करेंगे कि पैसा मान लो ब्याज आ रहा है, ओके, वो ब्याज और वो प्रिंसिपल जो भी आ रहा है, that will be transferred to the investors immediately. The moment it comes to the SPV, it is distributed in the proportionate. जैसे जैसे जिसने इन्वेस्ट किया है, the money is transferred directly to the investor only. Okay. If a repayment comes, then also it is like distributed among the investors proportionately immediately by the SPV, without any like कोई इसमें lag नहीं होता टाइम का. Okay. बट इन केस ऑफ पीटीएस, सुनना ध्यान से, बहुत फर्क है दोनों में, बताऊंगी क्या है. इन केस ऑफ पीटीएस ऐसा नहीं होता. द मोमेंट यू गेट द ईएमआईज, द इंटरेस्ट इन द प्रिंसिपल, इट इज लाइक नॉट पास्ड ऑन टू देम इमीडिएटली. क्या होता है कि अब ये जो एसपीवी है, इनको भी पता है कि ट्रांचिंग करी हुई होती है बेसिकली. तो पीटीसीज में ये तुम बोल सकते हो कि ट्रांचिंग नहीं करी हुई है, इट इज नॉट ट्रांच्ड. बनाया एक एसेट पूल बनाया और सिक्योरिटीज बना के मार्केट में बेच दिया, कोई एक स्टैंडर्ड. ओके. तो जो पैसा आया, ब्याज का आया तो प्रिंसिपल का आया, तो जैसे ही आया वो लोगों के बीच में जिस तरह से बांटना चाहिए बांट दिया. प्री पेमेंट आया तो वो भी लोगों के बीच में बांट दिया. तो देयर इज नो ट्रांचिंग एज सच एक्चुअली अगर देखा जाए तो. लेकिन पीटीएस में प्रॉपरली ट्रांच किया हुआ है. किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, रिटर्न एंड मेच्योरिटी ऑल्सो. तो जैसे ही पैसा आएगा ना, वो ट्रांच, जिस ट्रांच की सिक्योरिटी तुमने खरीदी है, मेच्योरिटी के हिसाब से भी, यानी कि अगर पहले पैसा आ गया, वेरियस जो पैरामीटर्स हैं उसके बेसिस पे पूरे के पूरे को ट्रांचिंग करी हुई है. तो जब पैसा आएगा तो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को नहीं जाएगा, एसपीवी उसको अपने पास में रखेगी और उसके बाद जिस भी ट्रांच का पैसा जैसे जैसे ड्यू होगा उसको दिया जाएगा. मतलब ट्रांच में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मतलब नहीं है कि ब्याज आया कि नहीं आया, प्रिंसिपल आ गया क्या, फोरक्लोजर का पैसा आ गया क्या, नहीं. उनका जब पैसा ब्याज और प्रिंसिपल ड्यू होगा उनको दे दिया जाएगा. इस केस में जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है उसका काम बढ़ेगा, नेचुरल सी बात है. दे विल लाइक have the money, and if the money is not due to the investors, they have a right to invest that money into short term yielding securities also. मतलब समझो कि 10 लोगों ने प्री पे कर दिया और ट्रांच में किसी को भी ब्याज प्रिंसिपल ड्यू नहीं हो रहा है, तो इनको कुछ नहीं देंगे, अपन उसको कहीं इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो निकाल के अपने पैसा उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. पीटीसी में ऐसा नहीं है. पीटीसी में ट्रांचिंग नहीं रहती है. तो क्या होगा, जैसे ही पैसा आया ब्याज का तो ब्याज ट्रांसफर कर दिया, प्रिंसिपल का आया तो प्रिंसिपल ट्रांसफर कर दिया, फोरक्लोजर का आया तो वो भी ट्रांसफर कर दिया. इसमें एसपीवी सिर्फ एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है. ही इज प्लेइंग जस्ट अ रोल ऑफ अ मीडिएटर एक्चुअली. बट इन केस ऑफ पीटीएस द एसपीवी हैज गॉट और अज्यूम अ बिगर रोल, अ मोर रिस्पॉन्सिबल रोल एक्चुअली. बहुत स्लाइट डिफरेंस एक्चुअली पीटीसी और पीटीएस में, इफ यू कैन अंडरस्टैंड. सो वन इज pass through certificates, PTCs, and one is pay through securities, and one is stripped securities. अब stripped securities क्या होता है?
बिकॉज दीज आर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, तो इसके दो पार्ट हो गए, एक होगा इंटरेस्ट वाला पार्ट और एक होगा प्रिंसिपल वाला कंपोनेंट, उसको ब्रेक कर देंगे। तो कुछ लोग मतलब ब्रेक कैसे कर देंगे, इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज बोलते हैं या प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज बोलते हैं। मतलब जिसने इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज खरीदा है उसको सिर्फ ब्याज वाला कंपोनेंट मिलेगा, प्राइसिंग वगैरह वो अपने हिसाब से करते हैं, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। एंड प्रिंसिपल ओनली वाले जो जिन लोगों ने बाय किया है उनको सिर्फ प्रिंसिपल वाला कंपोनेंट मिलेगा। ऑब्वियसली रिटर्न्स तो मिलेंगे दोनों को ही, बट दिस इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ओनली प्रिंसिपल ओनली। मतलब एक बॉन्ड है, बॉन्ड का एक पार्ट कूपन है, एक पार्ट प्रिंसिपल है, तो कुछ लोगों ने खाली इंटरेस्ट कंपोनेंट के लिए खरीदा है, उनको सिर्फ इंटरेस्ट ही मिलेगा, और कुछ लोगों ने जो खरीदा है वो प्रिंसिपल ओनली खरीदा है, उनको सिर्फ प्रिंसिपल मिलेगा। ऑफ कोर्स बोथ द कैटेगरीज विल अर्न, बट डिपेंडिंग ऑन द चॉइस एंड यू गेट अ वैरायटी इन द मार्केट। सो 3 PTCs, PTS and stripped securities. Now, pricing of the securitized papers from the originator's angle and from the investor's angle. ओरिजिनेटर के एंगल से अगर देखा जाए ना तो क्या प्राइसिंग होनी चाहिए कि उसने बस जो जो भी खर्चा किया, उसका जो आउटफ्लो है वो सारा पैसा उसका कवर होना चाहिए, उसको उतना पैसा मिलना चाहिए। अगर आप ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वॉट एवर इज हिज आउटफ्लो, ओके, or what would be his outflow in future on behalf of that asset pool, he should be able to well meet those cost in case of this transfer of assets. From the investor's angle, what should be the pricing? He should be able to get a good return on the basis of the credit rating of the papers. He should be able to get a default free return, and he should be able to get whatever return a parallel market में जो पेपर होगा उसके हिसाब से, मिनिमम रिस्क होगा तो अच्छा होगा। सो इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव काइंड ऑफ पैराग्राफ दैट यू कैन राइट ऑन योर ओन ऑल्सो। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस करनी है मेरे साथ में वो है सेक्यूरिटाइजेशन इन इंडिया। इन इंडिया द पायनियर ऑफ दिस प्रोसेस वो सिटी बैंक, उन्होंने सबसे पहले ऑटो लोन रिसिबल्स को सेक्यूरिटाइज किया, बट विद दैट यू नो the market is developing only. So with the securitization of auto loans, other receivables like aircraft receivables and all are also getting securitized. बहुत सारी NBFCs are also playing a very important role in this process, and the market is dominated by a lot of players like HDFC Bank, ICICI Bank, NHB Housing Board and all that, and a huge amount. हम अपने को ऐसे पता नहीं चलता है देख करके, बट इंडिया में मार्केट सिक्योरिटाइज्ड पेपर्स का बहुत बड़ा हो चुका है। अभी अगर मैं आपको बोलूँ ना तो डायरेक्ट असाइनमेंट ज़्यादा हो रहा है, समय के साथ पेपर्स भी आएंगे। डायरेक्ट असाइनमेंट में क्या है आपको पता है कि जो कॉम्प्लिकेशंस है ना वो रिलेटिवली कम है, क्योंकि कौन है, ओरिजिनेटर है और साथ में एक बैंक होता है, तो दोनों के क्लियर रहते हैं सारे कॉन्शियस। लेकिन वो जो प्रॉपर जो आप बात कर रहे हो सिक्योरिटाइज्ड पेपर्स का, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो वो चीज़ के लिए जब तक प्रॉपर अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लीगल जो क्लैरिटी नहीं रहेगी तब तक उसका मार्केट पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा, बिकॉज जो लोग इन्वॉल्व हैं वो लोग अपनी अपनी पोजीशन को सेफ रखना चाहेंगे। तो डायरेक्ट असाइनमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, बहुत ज़्यादा। तो इट इज़ क्वाइट अ प्रेवलेंट थिंग इन इंडिया, ऐसा नहीं है। एंड आई एम श्योर समय के साथ दिस मार्केट विल डेवलप, बिकॉज दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एक्चुअली ऑल टुगेदर। गाइस आपको थोड़ा सा 2-4 पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। बहुत लोगों ने तो 4 घंटे में पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ा के ख़त्म कर दिया थियोरी का, तो मैंने पूरा घंटा शायद ज़्यादा पूरा ले लिया मैंने पूरे चैप्टर के लिए। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम ऑफ योर्स, एंड आई एम श्योर इट वुड हेल्प यू एटलीस्ट टू सर्टेन एक्सटेंट, नॉट 100% मे बी। लेकिन ये बुलेट पॉइंट्स की जो ये शीट है ये आपको लिंक में मिल जाएगी लेक्चर के नीचे में, तो आप उसको चाहो तो डाउनलोड कर लो और उससे आप पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच, एंड आई रियली विश ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर पेपर्स, एंड मे यू कम विथ ऑल द फ्लाइंग कलर्स, एंड मे योर family and you and all the friends of yours be safe. Take care.